हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का पार्ट थर्ड। क्या बात करेंगे? ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज पार्ट सेकंड के अंदर हमने देखा था कि मानव में श्वसन तंत्र, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि भाई नासा सीधे से स्टार्ट करके कहाँ तक जाता है, एलिवलस तक। लेकिन आज हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि कि श्वसन की क्रियाविधि क्या क्या होती है और कैसे कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्वसन की क्रियाविधि। किसकी बात करेंगे? श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि जो होती है मुख्यतः 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है अंतःश्वसन। क्या होता है? अंतःश्वसन। लेकिन जो सेकंड नंबर का होता है वो होता है निःश्वसन। निःश्वसन। अंतःश्वसन के अंतर्गत क्या होता है कि वायु को अंदर की ओर लिया जाता है। वायुमंडलीय वायु को कहाँ पे लिया जाता है? फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि वायु को कहाँ पे लिया जाता है? अंदर की ओर। तो वायु को अंदर खींचा जाता है। ठीक है, लेकिन जो निःश्वसन होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो फेफड़ों की जो वायु होती है उसको बाहर की ओर भेजा जाता है। तो क्या होती है कि फेफड़ों की वायु को बाहर की ओर भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि अंतःश्वसन कब होगा और निःश्वसन कब होता है। अंतःश्वसन और निःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। किसके पर निर्भर करती है? दाब प्रवणता पे। अब दाब प्रवणता क्या होती है इसको हम अलग से देखते हैं कि अंतःश्वसन के होने के लिए, अंतःश्वसन के लिए क्या होती है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो होता है वह ज़्यादा होना चाहिए किससे? फेफड़ों के दाब से। किससे ज़्यादा होना चाहिए? फेफड़ों के दाब से। अगर यदि वायुमंडलीय दाब फेफड़ों के दाब से ज़्यादा है तो हम अंतःश्वसन कर सकते हैं। वहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी? निःश्वसन की। निःश्वसन की बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा? फेफड़ों का जो दाब होगा, क्या होगा? फेफड़ों का दाब जो होता है वो ज़्यादा होगा किससे? वायुमंडलीय दाब से। किससे ज़्यादा होगा? वायुमंडलीय दाब से। लेकिन अभी दाब प्रवणता, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या? इसको हम बोल सकते हैं दाब प्रवणता। क्या बोल सकते हैं? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता। लेकिन ये जो दाब प्रवणता होती है, क्या ये जो दाब प्रवणता होती है ये किस प्रकार से बनती है इसको अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अंतःश्वसन होगा और किस प्रकार से निःश्वसन होगा। इसके लिए हम अब आगे इसको हम क्या करेंगे? एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ठीक है, अब हम उसके आगे अंतःश्वसन और निःश्वसन की प्रोसेस को समझते हैं। अंतःश्वसन और निःश्वसन की प्रोसेस के अंदर दाब प्रवणता का जो मुख्य कार्य होता है वह डायफ्राम और अंतरापृष्ठ पेशियां मिलकर करती है। कौन कौन? डायफ्राम और अंतरापृष्ठ पेशियां। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि जो अंतरापृष्ठ पेशियां होती है, क्या जो अंतरापृष्ठ पेशियां होती है यह 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां और एक होती है अंतः अंतरापृष्ठ पेशियां। ठीक है, एक तो होगी बाह्य अंतरापृष्ठ पेशी, एक होगी अंतः अंतरापृष्ठ पेशी। ठीक है, इसको लिख देता हूँ अंतरापृष्ठ पेशी और एक होगी अंतः अंतरापृष्ठ पेशी। बाह्य अंतरापृष्ठ पेशी जो होती है यह काम आती है हमारे सामान्य श्वसन के अंदर। किसके अंदर काम आएगी? सामान्य श्वसन। जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो उसके अंदर बाह्य अंतरापृष्ठ पेशी जो होती है वह काम में आती है। लेकिन वहीं पे जब अपन बात करते हैं किसकी? अंतः अंतरापृष्ठ पेशी, तो अंतः अंतरापृष्ठ पेशी जो होती है जो यह काम आती है जब हम, उनका मतलब होता है जैसे छींकने व खांसते। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं उस टाइम कौन सी पेशी काम आती है? अंतः अंतरापृष्ठ पेशी काम आती है। इसके अलावा कौन आएगा? डायफ्राम। अंतरापृष्ठ पेशियां मिलकर क्या करती है? दाब प्रवणता को निर्मित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रकार का श्वसन होगा। एक होगा अंतःश्वसन, इसके अंदर होगा क्या? अंतःश्वसन, और इसके अंदर क्या होगा? निःश्वसन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंतःश्वसन कैसे होता है और निःश्वसन कैसे होता है। अंतःश्वसन के अंदर सबसे पहले क्या होती है? दाब प्रवणता अपन ने बात की थी कि जो वायुमंडलीय दाब है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? फेफड़ों के दाब से। तो यहाँ से क्या होगी? जो वायु होगी वो क्या आएगी? अंदर आएगी। यहाँ पे जैसे ही वायु अंदर होगी तो क्या होगा? डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम।
डायाफ्राम। ये डायाफ्राम में क्या होगा कि ये संकुचन हो रखा है, ये डायाफ्राम में क्या हो जाता है, जैसे ही वायु आएगी संकुचन हो जाता है। जैसे ही संकुचन होगा तो जो अंतरापृष्ठ बाहर की ओर पसलियाँ होती है, ये क्या होती है, बाहर की ओर चली जाती है। यह क्या होती है, बाहर की ओर चली जाती है। जैसे ही बाहर की ओर जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, आयतन में इसका आयतन वक्ष गुहा का जो आयतन है ये बढ़ जाता है। जैसे वक्ष गुहा का क्या होता है, ये आयतन बढ़ जाता है, ये भी इधर की तरफ चली जाएगी तो क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है, विस्तार हो जाता है। जैसे वायु आएगी बाहर से, बाहरी वायु आएगी तो क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या होगा कि ये जो वायु वक्ष गुहा का क्या होगा, यहाँ पे आयतन बढ़ जाएगा। जैसे आयतन बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय तक जैसे वायुमंडल वायु अंदर आएगी, ठीक है, तो वायुमंडल वायु अंदर आने के बाद क्या होगा कि फेफड़ों का दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे फेफड़ों का दाब बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा तो वापस क्या होगी, वायु बाहर की ओर निकल जाएगी। क्या होगी, वायु जो वापस बाहर की ओर निकल जाएगी। यहाँ पे जिस डायफ्राम जो संकुचन आया था, क्या हुआ था, डायफ्राम में संकुचन, डायफ्राम जो संकुचन हुआ था यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसी डायफ्राम में क्या हो जाएगा, स्थिलन। क्या हो जाएगा, स्थिलन, यानी कि अपनी वापस रिलैक्सन अवस्था में, यानी रिलैक्सिस अवस्था के अंदर, सामान्य अवस्था के अंदर चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, ये पसलियाँ जो होती है, अंतःपृष्ठ पसलियाँ जो होती है, ये वापस अपनी सामान्य अवस्था के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अंतःश्वसन और निःश्वसन की सामान्य प्रोसेस यही होती है कि जब बाहर से वायु आती है तो डायफ्राम में संकुचन होता है, डायफ्राम में संकुचन होने से पसलियाँ बाहर की ओर चली जाएगी, पसलियाँ बाहर की ओर जाएगी तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। जैसे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। फेफड़ों का दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो बाहर की वायु कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वायु अंदर आएगी तो फेफड़ों का दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही फेफड़ों का दाब बढ़ेगा तो क्या होगा कि वापस से फेफड़ों का दाब ज़्यादा हो गया, वायुमंडलीय दाब कम हो गया, तो फेफड़ों से वापस वायु कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा। ठीक है, तो अंतःश्वसन और निःश्वसन की यही प्रोसेस होती है कि यह डायफ्राम और अंतःपृष्ठ पेशियों से कंट्रोल होती है। ठीक है, यहीं पे अपन बात कर लेते हैं कि मनुष्य जो होता है अपनी अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को अपनी उदरी पेशियों की सहायता से भी इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, किससे बढ़ा सकता है, उदरीय पेशियों की सहायता से अपनी अंतःश्वसन की क्षमता और निःश्वसन की क्षमता को ये अपनी इच्छानुसार कंट्रोल कर सकता है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि मनुष्य जो होता है प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है, 12 से 16 बार प्रति मिनट क्या करता है, प्रति मिनट श्वसन करता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य जो होता है 12 से 16 बार प्रति मिनट क्या करता है, श्वसन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो श्वसन की गति होती है, क्या श्वसन की गति, श्वसन की गति को किससे मापा जाता है, स्पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। श्वसन की गति को स्पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, तो ये बात ही किसकी, श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना श्वसन की क्रियाविधि। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे श्वसन संबंधी आयतन और उनकी क्षमताओं के बारे में। ठीक है, अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।